बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ के तर्जुमा पढ़ के फिर जो भी इल्म अल्लाह ताला आपको अता कर रहा है उस पर अमल करते होंगे इखलास के साथ। तकब्बुर इसमें नहीं होना चाहिए और ये इल्म जो है ये अल्लाह ताला की तरफ लेके जाए तो फिर ही इसका फ़ायदा है। ये बहस के लिए नहीं होना चाहिए कि जी मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, ऐसा नहीं। अब स्टूडेंट आज जो है आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 में भी 11 में भी आपको जो मेन टॉपिक्स थे वो वाइट बोर्ड की मदद से भी समझाए गए और अब क्योंकि चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं तो आज के लेक्चर में मैं इसका ओवरव्यू मेन पॉइंट आपको चैप्टर नंबर 13 का बता दूंगा, इसका लॉजिक बता दूंगा, इसकी वर्किंग समझा दूंगा। उसके बाद जो है हम टॉपिक करते जाएंगे, क्योंकि अब जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो अगर हम उसका जो लॉजिक उसका कोई आइडिया प्रीवियस नहीं है, उसकी वर्किंग का अंदाज़ा नहीं है तो बेटर है कि उसको पहले समझाया जाए। अब ये जो चैप्टर नंबर 13 फंक्शंस इन सी, इस नाम से ये चैप्टर है। अब इसमें ये फ़ंक्शन जो है ये क्या है, इसमें इस चैप्टर में हमने क्या करना है और इसका प्रीवियस नॉलेज जो हमने सी लैंग्वेज में हासिल किया है उसका क्या ताल्लुक़ है, तो ये हम ये एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं वाइट बोर्ड में आज इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर का ओवरव्यू आपको पता चल जाए। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ ही हैं। चैप्टर नंबर 14 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ ही हैं। इसका मतलब है कि ये हमारी वर्किंग के लिए तो है लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ ही आते हैं। ठीक है, अब ये इसका जो लॉजिक जो है वो हम देखते हैं कि क्या वर्किंग है। अब स्टूडेंट जो हमने जो पहला लेक्चर सी लैंग्वेज का कुछ ऐसे था, ये इसका मैं लिंक बनाता हूँ इस चैप्टर नंबर 13 के साथ। इसमें हमने जो पहला लेक्चर था बेसिक स्ट्रक्चर वाला, उसमें हमने ये स्टेटमेंट्स लिखी थी। मिनिमम जितना है उसकी हम बात कर रहे हैं, प्रिंटफ, और फिर हमने सिर्फ ये एक मैसेज जो है ये प्रिंट करवाया था। ये हमारे पास ये जो पहला प्रोग्राम था, पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था वो हमने ये बनाया है। अब इसमें जो इस प्रोग्राम की जो वर्किंग थी मिनिमम वो मैं बताता हूँ और आपको ये भी चैप्टर नंबर 8 में बताया था कि ये मेन से पहले वर्ड और मेन के बाद वाला वर्ड जो है ये आपको इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 13 में क्लियर हो जाएगा। तो अब ये चैप्टर नंबर 13 ही हम स्टार्ट करने लगे। अब ये जो पहला प्रोग्राम था इसकी वर्किंग क्या थी, इसमें जो कुछ टर्म्स हैं जो हमने यूज़ की, एक तो ये था कि जो फर्स्ट लाइन है इसको हमने कहा था कि ये इसके अंदर प्रोटोटाइप या सिंटैक्स होता है। इसमें आप ये बता रहे हैं कि ये जो प्रिंटफ एक फ़ंक्शन है इसकी प्रोटोटाइप कहाँ पर मौजूद है, stdio.h के अंदर इसकी प्रोटोटाइप सिंटैक्स मौजूद है। और स्टूडेंट सिंटैक्स आपको पता है रूल्स को कहते हैं, तो इसका मतलब है कि जब प्रिंटफ इस्तेमाल करना है तो stdio.h के अंदर इसके रूल्स पड़े हुए हैं, उसके साथ मैच किया जाएगा कि कॉल करते हुए इस फंक्शन को चलाते हुए लिख कर जो अब एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, अगर इसकी प्रोटोटाइप और सिंटैक्स इस्तेमाल करते हुए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह लिख रहे हैं, इसके साथ अगर प्रोटोटाइप और सिंटैक्स के साथ मैच करता है तो फिर ये एक प्रिंटफ एक फ़ंक्शन है जिधर कहीं भी पड़ा हुआ है उनकी लाइंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। stdio.h की जब बात करते हैं तो stdio.h क्या है, एक फ़ाइल है stdio.h, उसके अंदर मुख्तलिफ़ जो फंक्शंस हैं उसकी एक एक लाइन, नॉर्मली एक एक लाइन में उसकी प्रोटोटाइप लिखी हुई है, उसमें एक एक लाइन में उसकी प्रोटोटाइप लिखी हुई है। इसी में से एक लाइन जो है, सपोज ये लाइन कर लेते हैं, ये प्रिंटफ का ये सिंटैक्स है।
जब आप ये लाइन लिखते हैं इंक्लूड stdio.h, पूरी की पूरी फ़ाइल जो है वो आपके इस प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाती है। और जब आप printf फंक्शन लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली इस फाइल में से जो printf का जो सिंटेक्स रूल लिखा हुआ है उधर से इसकी इंफॉर्मेशन पिक कर ली जाती है कि printf को चलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रूल है। तो अगर तो आप जब उसको चला रहे हैं उसके रूल के साथ मैच करता है तो जब फंक्शन जहाँ कहीं लिखा हुआ है, फंक्शन कहते हैं हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। जिस तरह सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहे होते हैं, हर एक को काम दिया जाता है और वो काम जो है बाद में जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल किया जाएगा वो सारा काम उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है मुख्तलिफ जो डेवलपर जो हैं जो उनको टास्क असाइन किया जाता है उसके हवाले से सेट ऑफ जो स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या प्रोग्राम्स छोटे छोटे जितने भी रिक्वायर्ड हैं जो टास्क के हवाले से बनाने पड़ते हैं वो बनाते हैं, एंड पे उसको अटैच कर लिया जाता है। अब यहाँ पर इनिशियली जो printf जो है ये एक फ़ंक्शन है और ये फ़ंक्शन की टाइप्स भी हम चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे कि एक तो है कि जी प्री डिफाइंड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शंस जो पहले से मौजूद हैं, और एक जो प्रोग्रामर डेवलपर बनाएगा तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब printf जो है ये एक फ़ंक्शन है, ये कैसे पता चलता, हमने बात की थी पेरेंथेसिस के हवाले से। अब ये फ़ंक्शन जो है पहले से बना हुआ है, हमने नहीं बनाया हुआ। तो जब ये पहला प्रोग्राम था, जब आप printf फंक्शन को चलाने को कहा गया, आपने कहा तो फिर रूल्स जो है एक stdio.h फाइल है उसमें मुख्तलिफ फंक्शंस के नॉर्मली एक एक लाइन में रूल्स पड़े हुए हैं जो मैंने आपको दिखाया भी था। इधर सपोज़ ये printf का जो रूल है इसके साथ मैच किया जाएगा कि जो आप कॉल कर रहे हैं तो अगर रूल्स के साथ मैच कर रहा है तो फिर ये जो प्रोग्राम जो है printf का एक प्रोग्राम है जो पहले से मौजूद है उसको चलाया जाएगा, जो कम्बिनेशन है डिफरेंट स्टेटमेंट्स का। अब वो प्रोग्राम किधर पड़ा हुआ है, ये जब हम लिखते हैं प्रोग्राम तो ये नाम नहीं होता, लेकिन cs.lib लाइब्रेरी फ़ाइल है। लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर बने बनाए फंक्शंस जो हैं उनकी सारी कोडिंग इसके अंदर मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स वो पड़े हुए। सपोज़ कर लेते हैं कि ये printf का एक जो प्रोग्राम जो पहले से पड़ा हुआ है। अब जब आप ये फंक्शन लिखते हैं, चलाते हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, चलाना चाहते हैं, तो पहले ये एक फ़ाइल stdio.h के अंदर एक लाइन है printf का रूल, उसके साथ ये मैच किया जाता है कि सिंटेक्स जो है मैच कर रहा है चलाते हुए। और इसमें ये जो सिंटेक्स है इसमें हमने बात की थी ना printf के अंदर कितने पैरामीटर, हमने बात की थी कॉमा, इसमें तो कोई कॉमा नहीं, इसका मतलब है एक ही पैरामीटर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हेलो वर्ड जो है इसको प्रिंट करना है स्क्रीन पर, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे इसको प्रिंट करना है, एक स्ट्रिंग को, एक पैरामीटर आप बता रहे हैं। तो ये मैच करेगा रूल के साथ। अगर तो मैच कर गया तो ये एक और फाइल है cs.lib नॉर्मल, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फ़ाइल है, इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस पहले से जो बने बनाए हैं मौजूद हैं। तो ये printf की जितनी भी ये लाइंस हैं जो प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये था चैप्टर नंबर 13 से पहले जितने भी फंक्शंस हमने किए, सपोज़ कुछ भी कर लें, गेट ch अगर हमने इस्तेमाल किया, उसके लिए कौन है .h, उसके अंदर से रूल मैच की गए, फंक्शन इसी के अंदर है। skrt सपोज़ आपने ये इस्तेमाल किया, ये मुख्तलिफ फंक्शन जो भी आप इस्तेमाल करते रहे, scanf इस्तेमाल करते रहे, उसके लिए तो stdio.h ही है। तो रूल्स मैच करते रहे एनवायरनमेंट, और फिर इस लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर से जो फंक्शन प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट किया जाता रहा। ठीक हो गया। अब ये तो थोड़े से टेक्निकल जो बातें हम कर लेते हैं। एक तो ये है कि ये जो stdio.h है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ फंक्शंस के प्रोटोटाइप और सिंटेक्स रूल्स पड़े हुए हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं cs.lib में, इसमें क्या पड़ा हुआ है कि मुख्तलिफ फंक्शंस की डेफिनीशंस या कोडिंग पड़ी हुई है, इसके अंदर मौजूद है। और तीसरी बात क्या है, वो तीसरी बात है ये जो लाइन, ये लाइन क्या है, फंक्शन
कॉल। कि आप देखें इस प्रोग्राम के अंदर आपने सिर्फ printf का फंक्शन लिखा है ना, तो फंक्शन लिखा है तो उसको चलाया जा रहा है। इसमें आपने scanf get sqrt स्क्वायर रूट जो है कोई भी नहीं लिखा हुआ, तो मौजूद तो हैं इसमें पड़े हुए हैं, और उसकी जो प्रोटोटाइप है अपने रिक्वायर्ड हेडर फाइल के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन उसको चलाया नहीं जा रहा क्योंकि आप चला नहीं रहे। कैलकुलेटर जो है उसमें जो बटन प्रेस करेंगे तो उसी के हवाले से वो आपसे पैरामीटर डिमांड करेगा और सर्किट को चलाएगा और आंसर देगा। ठीक है, तो अब ये तीन बातें ज़रा ज़हन में रखनी है, फंक्शन कॉल, फंक्शन की प्रोटोटाइप और इसकी कोडिंग या डेफिनेशन। ठीक है, ये जो पहले से बने बनाए फंक्शन जो है इसको जब चलाते हैं तो इस एनवायरनमेंट में इस तरीके से चलता है। अब चैप्टर नंबर 13 जो है, इसमें अगर हम प्रोग्रामर डेवलपर अगर कोई अपना फंक्शन बनाना चाहे तो उसको चलाने के लिए भी ये तीन चीज़ें ज़रूरी होंगी। ठीक है, अब इधर क्या है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो पहला प्रोग्राम और चैप्टर नंबर 13 से जितने भी हमने प्रोग्राम पढ़े हैं लिखे हैं, इसमें तीन फाइलें काम कर रही थी। एक वो फाइल जो हमने टाइप की, ठीक है, सोर्स फाइल .c फाइल, फिर हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल। ये तीन अलग अलग फाइलें हैं, मिल के काम इन्होंने किया और आपके प्रोग्राम का आंसर नज़र आया। ठीक हो गया। अब ये सोर्स फाइल तो ये तो लिखनी है, लेकिन अब ये जो प्रोटोटाइप के लिए अलग फ़ाइल, हेडर फाइल और डेफिनेशन के लिए कोडिंग के लिए अलग फ़ाइल, ये सेकेंड ईयर के हवाले से ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। अगली डिग्री में ही अलग अलग फ़ाइलों में आप रूल्स और ये कोडिंग या डेफिनेशन लिख सकेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर के हवाले से ये सारे काम जो है आप एक ही फ़ाइल में करेंगे। एक ही फ़ाइल के अंदर जो सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल के अंदर ही आप प्रोटोटाइप बताएंगे, सोर्स फाइल के अंदर ही जो है आप इसकी कोडिंग जो है वो डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अब हम यहाँ पे जब चैप्टर नंबर 13 के हवाले से जब हम फंक्शन बनाएंगे तो ये सारे काम हमें एक ही फ़ाइल में करने पड़ेंगे। अब वो कैसे? ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब इसको अगर हम फंक्शन अपना बनाएंगे, ठीक है, अब इस साइड पे अगर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये अगर इस फंक्शन हमने बनाना है, सपोज़ एक फ़ंक्शन में मिनिमम रख रहा हूँ, एक फ़ंक्शन हमने सपोज़ डिस्प्ले का एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, अभी ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, डिटेल में ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिटेल में अभी हमने देखने हैं। मैं तो इस चैप्टर नंबर 13 का आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हम ख़त्म कर देते हैं। ये तो हमने इससे पहले जो प्रोग्राम बनाए चलाए वो इस वर्किंग के हवाले से चल रहे थे, लेकिन अब चैप्टर नंबर 13 के अंदर जब हम अपना फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड बना के उसको चलाना चाहें तो फिर हमें भी यही तीन बातें, प्रोटोटाइप, ये इसकी डेफिनेशन और कॉल जो है ये हमें सारा करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एक ही फाइल में। अब सपोज़ करते हैं, अब अभी सिर्फ ये आपने ये तीन चीज़ें मैच करनी है। ठीक है, आगे डिटेल में हमारे पास आ जाएगा। अब इधर क्या है कि सपोज़ अगर आप डिस्प्ले के नाम का एक फ़ंक्शन बना रहे हैं तो आप ये देखें यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा। सिर्फ हम ये तीन बातें मैच कर रहे हैं। सपोज़ ये, उसके बाद मैं मिनिमम रख रहा हूँ। इसमें आपने हेडर फाइल जो है वो अगर लिखते हैं आप वर्ड मेन, और इसके अंदर अब आप जो है ये एक डिस्प्ले का फंक्शन, और अभी फ़िलहाल मिनिमम रख रहे हैं, इसको हमने ख़त्म कर दिया। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। और इधर आपने सपोज़ मिनिमम रख के आपने ये प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। हमने बात की थी कि जब फंक्शन बनाया फंक्शन उसको आप एग्जीक्यूट चलाना चाह रहे हैं या आप अपना फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बनाना चाह रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो ये तीन बातें आप पूरी करेंगे। सपोज़ इस पर हम लिख लेते हैं 1, ये हम लिख लेते हैं 2 और ये लिख देते हैं 3। ये तीन बातें आप पूरी करेंगे
लेकिन सेकेंड ईयर के हवाले से ये 3 बातें जो है एक ही फ़ाइल में प्रोवाइड करेंगे। अभी तीनों बातें सिर्फ हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है, डिटेल में कोई परेशान ना हो। ये अभी तो स्टार्ट है ना, ये तो अभी हम चैप्टर में ये सारे एग्जाम्पल से हमने करना है, लेकिन आज के लेक्चर मेन है, इस पर तवज्जो करें। अगर हम ये प्रोटोटाइप की बात करते हैं तो ये देखें, ये जो लाइन है ये हमने इसमें ये प्रोटोटाइप हमने लिख दी, यानी जो फंक्शन डिस्प्ले है। अब ये stdio के अंदर printf, ये अभी सेकेंड ईयर में इस फाइल को ओपन किया जा सकता है, मैंने आपको ओपन करके भी दिखाया था, लेकिन अभी ज़रा नॉलेज हमारा इतना नहीं है कि उसके ईच एंड एवरीथिंग जो वर्ड इसके अंदर लिखे हुए हैं हमें समझ आ जाए। लेकिन एक लाइन जो है ये उसी तरह की लाइन ये है, यहाँ पे हमने लिखी, यानी जो फंक्शन जिस तरह हमने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल आइडेंटिफायर की बात की थी, तो फंक्शन का नाम रखते हुए यही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, कि 31 कैरेक्टर्स का ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाना चाह रहे हैं उसका नाम हमने सपोज़ डिस्प्ले रखा है। अब ये जो पहली लाइन है ये क्या है, ये डिस्प्ले जो फंक्शन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, प्रोग्रामर डेवलपर बनाना चाह रहा है, उसका हमने रूल और प्रोटोटाइप ये लिखी, ठीक है। अभी इसको डिटेल में हम देखेंगे कि प्रोटोटाइप क्या होती है डिटेल में। उसके बाद हमने बात की इसकी कोडिंग या डेफिनेशन, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये इसकी कोडिंग और डेफिनेशन है। यानी हमने डिस्प्ले का जो फंक्शन है इसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम लिखना चाहें वो किस में लिखेंगे, इस ब्लॉक के अंदर। और तीसरा क्या था, फंक्शन कॉल। ये देखें, ये थर्ड जो है ये फंक्शन कॉल। अब हमने देखें सिर्फ 3 बातें मैच करनी है, रिपीट करता हूँ मैं। ये हमने जो अपना पहला बेसिक स्ट्रक्चर जो था उसमें printf का फंक्शन लिखा, जो हम चलाना चाह रहे हैं, एक्सिक्यूट करना चाहें, मैंने उसका नाम लिखा और जो पैरामीटर उसको देना था वो दिया, ठीक है। अभी ये यहाँ पे तो मैंने मिनिमम रखा है। ये फंक्शन और भी फंक्शंस हैं, लेकिन हमने क्योंकि printf ही चलाना चाह रहे हैं तो हमने printf जो है यही इसी फंक्शन का नाम लिखा पेरेंथेसिस में और ये सेमीकोलन लगा दिया, ये फंक्शन को हम एक्सिक्यूट करना चाह रहे हैं। अब इसके लिए आपको पता है कि आपको stdio.h जो है इंक्लूड करनी पड़ती है हेडर फाइल, और हेडर फाइल जो है वो आपको बताया कि इसके अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट लाइंस जो हैं डिफरेंट फंक्शन की प्रोटोटाइप जो है उसमें बताई गई है। इसमें कोई एक लाइन है जिसमें printf का जो प्रोटोटाइप और रूल्स और सिंटैक्स लिखा हुआ है। जब फंक्शन को चलाएंगे तो इसके साथ मैच करेगा कि उसी रूल्स के तहत उसी तरह जिस तरह कहा गया है वैसे ही आप फंक्शन को चलाना चाह रहे हैं। अगर मैच नहीं करता तो फिर क्या आता है, रूल्स अगर मैच नहीं होते कौन सा एरर आता है, सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर आ जाता है, रूल्स को मैच किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करने को कह रहे हैं और पैरामीटर्स रूल्स जो हैं मैच कर रहे हैं। तो फिर एक फ़ाइल cs.lib लाइब्रेरी फ़ाइल है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ फंक्शंस की कोडिंग पड़ी हुई है, डेफिनेशन पड़ी हुई है। तो वहाँ से printf का जो प्रोग्राम जो पहले से बना हुआ है, ब्लॉक ऑफ कोड जो पहले से इसके अंदर लिखा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। तो जब भी आप ये cs.lib हम जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो कहीं पर भी ये cs.lib हमने नाम नहीं लिखते, ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फ़ाइल है, ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है, ठीक है। लेकिन फंक्शन जो भी चलाना है उसकी हम हेडर फाइल रिक्वायर्ड जो है वो लिखनी पड़ती है जिसके अंदर रूल्स हैं। अब ये 3 फाइलें हैं जो इकट्ठे मिलकर काम कर रही हैं। एक वो फ़ाइल जिसके अंदर रूल्स पड़े हुए हैं, एक वो फ़ाइल जिसके अंदर कोडिंग डेफिनेशन है, और एक फ़ाइल जहाँ पर आप इसको फंक्शन को चलाना चाह रहे हैं, सोर्स फाइल। अब सेकेंड ईयर में हम ये काम एक ही फ़ाइल में कर सकते हैं, ये अगली डिग्री में जाकर इसके यानी हेडर फाइल अगर हम बनाना चाहें तो हम बना सकेंगे। ये लाइब्रेरी फ़ाइल जिसमें सारी कोडिंग लिखी हुई है, डेफिनेशंस हैं, प्रोग्राम्स पड़े हुए पहले से बने बनाए, वो हम अगली डिग्री में अलग फ़ाइल के तौर पर बना सकेंगे। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ईयर में एक ही फ़ाइल, अब ये एक फ़ाइल है जिस तरह आप सोर्स फाइल नहीं होती, ये एक ही फ़ाइल है, एक ही फ़ाइल के अंदर आप ये तीनों बातें प्रोवाइड करेंगे। और अब हमने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कि प्रोटोटाइप जो है, ये देखें यहाँ पर आपने डिस्प्ले जो फंक्शन जो आप बनाना चाह रहे हैं, नाम आपने डिस्प्ले रख दिया, जिस तरह आप कोई भी नाम रख सकते, जिस तरह वेरिएबल होता है, आपने फंक्शन का नाम जो है डिस्प्ले रखा और इसका ये रूल बताया। इसको डिटेल में अभी हम देखेंगे कि ये, लेकिन सिर्फ अभी आपने मैच करना है कि ये रूल है, ये प्रोटोटाइप। अगर हमें अलग से हेडर फाइल बनानी आती तो यही लाइन, बिल्कुल एग्जैक्टली यही लाइन इस एग्जांपल के हवाले से
हमने हेडर फाइल के अंदर ये लिख देनी थी। और फेडर यहाँ पे STD आया तो हमने सपोज़ कुछ भी कर देते, BTDIO मेरी एक हेडर फाइल है, मैंने उसका नाम रख दिया, उसके अंदर यही लाइन हमने लिख देनी थी, ठीक है। और ये फंक्शन को हम चला रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद ये लाइब्रेरी फ़ाइल हमें बनानी नहीं आती। अगर हमें बनानी आती हो जो अगली डिग्री में, तो ये जो हम ये सारी कोडिंग इसकी लिखी है हमने, ये अलग फ़ाइल में हम लिखते, और उसका नाम अगर cs.lib है तो सपोज़ ds.lib हम रख देते, ठीक है। तो ये यहाँ पर तीनों जो बातें हैं एक ही सोर्स फाइल के अंदर लिख रहे हैं, तो फिर ही ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। अभी 3 बातें, ठीक है। अब ये देखें एग्जीक्यूट क्या, जब अब डिस्प्ले का जो फंक्शन है जो हमने बनाया है, जो हम बनाना चाह रहे हैं, अब डिस्प्ले के फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, अब वो क्या करेगा, इसी फाइल के टॉप पर इसकी जो प्रोटोटाइप लिखी हुई है तो वो उसके साथ मैच करेगा कि आप डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसको चलाने के लिए जो सिंटेक्स जो रूल्स हैं जो आपने इसी फाइल के ऊपर लिखे हुए हैं, ये मेन से ऊपर ही लिखा जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि ऊपर लिखें, ये इंक्लूड ऊपर वो भी लिखा जा सकता है, वो भी लिखा जा सकता है। तो रूल्स जो हैं आपने इसी फाइल के ऊपर जो है वो लिख दिए। अगर इसके साथ भी रूल क्या है इसकी डिटेल में हमने देखना है, तो जब सिंटेक्स रूल मैच कर गए तो फिर अब कोडिंग ये डिस्प्ले का फंक्शन किधर पड़ा हुआ है, वो अलग फाइल में नहीं, वो हमने उसके नीचे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसको देखेंगे कि नीचे ऊपर लिखा जा सकता है, लेकिन अभी इसको हमने मेन के बाद लिख दिया है। तो जब हम रूल मैच कर जाएगा तो फिर ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये ब्लॉक, और ब्लॉक जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल आपने इसका अपना ही बनाया फंक्शन इस्तेमाल कर ली, सिंपल किया सिर्फ सिंपल, और आपको ये मैसेज प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर मैं ये दोबारा अगर लिख देता हूँ, प्रिंटफ भी तो बार बार लिख सकते हैं, अगर मैं ये दोबारा लिख देता हूँ तो फिर ये क्या करेगा, फंक्शन है, ठीक है, कैलकुलेटर के बटन्स हैं, जितना मर्ज़ी आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहें प्रेस करते जाएंगे तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से एक सर्किट एवेल्यूएट होता रहेगा। अब डिस्प्ले आपने लिखा, ठीक है, तो अब क्या हुआ, फिर दोबारा रूल मैच किए जाएंगे, रूल मैच करके तो फिर ये जो इसकी कोडिंग डेफिनेशन जो लिखी है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर आपको ये प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। क्या मतलब है, ये हमारा डिस्प्ले का जो फंक्शन हमने बनाया है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बना दिया हमने कि जब भी इसको चलाएंगे तो स्क्रीन पर इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, यानी ये हेलो वर्ल्ड का एक फ़ंक्शन बना दिया है, जो जब भी इसको डिस्प्ले को हम चलाने को कहेंगे तो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अब इससे क्या हुआ कि फ़ंक्शन एक दफ़ा जब बना देते हैं तो इसका फ़ायदा है कि रीयूजेबिलिटी आ जाती है ना। अब प्रिंटफ जो है एक फ़ंक्शन है बनाया जितना मर्ज़ी चलाएं। अब वो पैरामीटर्स जो है, कभी आप स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, कभी आप वेरिएबल प्रिंट करने को कहते हैं, कभी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को प्रिंट करने को कहते हैं, तो इसके हवाले से जो है मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, उसके रूल चेंज करके उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक हो क्या, क्लियर मेरा ख्याल है हो गया होगा। अब चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम इसी तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से फंक्शंस बनाए कैसे जाते हैं और उसके रूल्स क्या हैं, रूल्स को डिफरेंट अगर बताना है, रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं ना, सेम तो रूल नहीं है, तो फिर वो कैसे बताते हैं, और बाकी जो वेरिएबल्स जो हैं वो जब पैरामीटर के तौर पर आप जैसे देखें स्क्वायर रूट है, जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसका वो अंडर स्क्वायर रूट निकाल के फंक्शन आपको रिटर्न करता है। तो इस तरीके से हम कोई पैरामीटर दें तो वो उसको कैलकुलेट करके हमें प्रोसेस करके जवाब दें। एक पैरामीटर दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, ऐड करना है तो 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा फंक्शन है, अभी फ़िलहाल ये इसकी प्रोटोटाइप में क्या लिखा हुआ है कि ये कोई भी पैरामीटर भी डिमांड नहीं कर रहा, यानी इसी वजह से देखें आपने डिस्प्ले को कॉल करते हुए पेरेंथेसिस एम्प्टी है, कोई भी पैरामीटर इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे। और ये कोई पैरामीटर जब आप प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उसको यूज़ करके प्रोसेस करके को प्लस माइनस करके इसने कोई जवाब भी आपको नहीं देना। देखें अंडर रूट स्क्वायर रूट के लिए आप 16 प्रोवाइड करते हैं तो 4 आंसर देता है, 16 एज अ पैरामीटर दे रहे हैं, उसको प्रोसेस करता है और जवाब 4 देता है। लेकिन ये जो डिस्प्ले का जो फंक्शन है इसको कॉल करते हुए आप पैरामीटर भी कोई नहीं दे रहे, आपको पता है पेरेंथेसिस में देते हैं, और ना ही इसने कैलकुलेट करके कुछ हमें जवाब देना है, ये सिर्फ एक मैसेज ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और मैसेज जो है फिक्स है,
ये नहीं है कि जो हम कहें वो प्रिंट करें। जब भी डिस्प्ले को कॉल करेंगे इसने हेलो वर्ड ही प्रिंट करना है। ठीक हो गया। तो अब जो है ये हमारे पास टॉपिक था जो चैप्टर नंबर 13 और फंक्शंस के अंदर जो हमने मेन लॉजिक जो है ये चीज़ें हमने पूरी करनी है। तो ये टर्म लिख दी हैं, प्रोटोटाइप, सिंटेक्स, डेफिनीशन, ठीक है, ये हमने लिख दिया, और फंक्शन कॉल। तो ये चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। और फिर आगे हमने पैरामीटर देने हैं। तो पैरामीटर देने हैं कि जी कोई वैल्यू लेके जाए, उसको प्रोसेस करे, आंसर दे, तो फिर ये कैसे चलता है। ठीक है। तो ये अब सेकेंड ईयर के वाले से जितना नॉलेज है तो ये तीनों बातें, प्रोटोटाइप, डेफिनीशन और कॉल जो है वो आप एक ही फाइल में लिखेंगे। ये एक ही फाइल जैसे आप टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे आप टाइप करते हैं, जैसे आपने प्रोग्राम टाइप करते रहे तो ये इसी तरह टाइप करेंगे, लेकिन फंक्शन चलाते हुए ये तीनों बातें हम एक ही फाइल में बताएंगे। ये ऊपर जो है जो भी फंक्शन हम बनाएंगे इसके प्रोटोटाइप रूल्स लिख देंगे, और जो फंक्शंस जो इसकी कोडिंग जो है वो मेन के बाद नॉर्मली मेन से पहले भी लिखी जा सकती है। तो आप उसके बाद ब्लॉक बना बना के ये फंक्शन नीचे 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 लिखते जाएंगे, और ये इसमें क्या हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी आ जाएगी कि एक दफ़ा आपने फंक्शन बना दिए, कैलकुलेटर के जो मुख्तलिफ बटन्स हैं वो बन गए हुए हैं। अब आप डिफरेंट पैरामीटर्स देते हैं, वो जो बटन प्रेस करते हैं तो वो प्रोसेस करके आपको आंसर पैरामीटर के हवाले से डिफरेंट देता रहता है। लेकिन कैलकुलेटर के जो बटन्स हैं वो फंक्शनैलिटी वो तो कैलकुलेटर में मौजूद है ना, वैल्यू चेंज होगी, पैरामीटर चेंज होगा तो आप जो है वो फंक्शनैलिटी जो है गेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कैलकुलेटर जो है मुख्तलिफ फंक्शंस का कम्बिनेशन है। एक जो मॉडल है उसमें अगर 50 फंक्शन है, इसका मतलब है 50 फंक्शन की एक किस्म की लाइब्रेरी सी बनी हुई है। आप जब उसको चलाना चाहें, पैरामीटर चेंज कर दें तो आप ये 50 जो है ये काम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। अब एक कैलकुलेटर है, अगर उसमें 100 फंक्शंस मौजूद हैं तो 100 काम वो कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। पैरामीटर चेंज करें तो वो आप 100 काम कर सकते हैं। पैरामीटर गेट करेगा और प्रोसेसिंग करके उसके मुताबिक आंसर दे देगा। अब इसी तरीके से फंक्शंस जो हैं जो बनाए जाते हैं उसकी भी लाइब्रेरी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 में लाइब्रेरी वाली बात नहीं होगी। हम इसी प्रोग्राम के आखिर में ही ये फंक्शंस लिखते जाएंगे। ये हमें आइडिया है ना, ठीक है, लॉजिक तो ये रहेगा। बाद में जब हम अगली डिग्री में हमें बता दिया जाएगा तो ये सारी जो कोडिंग जो है हम एक लाइब्रेरी फ़ाइल अपनी बना लेंगे, उसके अंदर ये सारी कोडिंग लिख देंगे, और प्रोटोटाइप हमने यहीं पे टॉप पे लिखी है तो इस तरीके से हम अपनी हेडर फाइल बना देंगे। तो फिर जो है उसको अटैच कर देंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ, तो हेडर फाइल अटैच होगी, लाइब्रेरी फाइल अटैच होगी, तो उसको आप चला सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम था, और मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी चलाएंगे तो इसने हेलो वर्ड प्रिंट करते रहना है। अभी सिंपल कि ये डिस्प्ले की प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि इससे पहले अगर वर्ड लिखते हैं तो उसका मतलब है कि ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, कोई गेट करके कोई प्रोसेस करके जवाब कुछ नहीं दे रहा। डिस्प्ले के बाद जो वर्ड लिखा जाता है उसका मतलब है कि ये पैरामीटर भी कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये देख लें, पैरेंथेसिस खाली है। क्लियर स्क्रीन जो है, क्लियर स्क्रीन को कोई आप पैरामीटर देते हैं? कोई भी नहीं देते, इस तरह लिखते हैं ना। इसका मतलब है इसको चलाते हुए पैरामीटर नहीं देना। एक एक्शन परफॉर्म करता है, ये स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता है, लेकिन कोई प्रोसेस करके कोई जवाब आपको रिटर्न नहीं करता। एक एक्शन है वो परफॉर्म करता है। तो यही देख लें कि डिस्प्ले तकरीबन वैसा ही है, कोई पैरामीटर डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन ये एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है कि स्क्रीन पर ये हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से इसको काम किया जा सकता है। अब आगे इसकी जो चैप्टर नंबर 13 की जो थ्योरी है उसको देखते हैं, और फिर ये टॉपिक सारे जो हैं वो हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। अपने टॉपिक जो है उसकी तरफ चलते हैं, तो ठीक है, तो साथ साथ रहें। तो ये मैं अब आपको टेक्स्ट बुक के वाले से और नोट्स के वाले से हम पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट जो है, क्योंकि ये लेक्चर जो है ये इसकी हम डिटेल में आगे मज़ीद इसी में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर वो थ्योरी जो है प्रॉपर्ली हम स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें डेफिनीशन के हवाले से बात कर लेते हैं। ये जो डेफिनीशन है इसमें मज़ीद पहली लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है हेडर को। ठीक है, डेफिनीशन की जो पहली लाइन है उसको कहा जाता है हेडर। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि ये हेडर और प्रोटोटाइप मैच कर रही है, जो हमने
टीचर से पढ़ा और वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत क्वालिफाइड टीचर थे। उनसे पढ़ा तो वो इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ पे मेन टीचर थे, सबसे क्वालिफाइड टीचर थे, जो सी लैंग्वेज जो है वो प्योरली एक लॉजिक के तहत पढ़ाते थे। बहुत उनके मतलब पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करते थे। उनकी क्लास में बैठने के लिए खैर पावर भी चाहिए होती थी कि आपको समझ भी आ रही हो, फिर ही फ़ायदा। एक टीचर अगर अच्छे हैं, उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, और स्टूडेंट जो हैं वो अगर अल्लाह करम करे, अगर सुभान अल्लाह है, तो वो नॉलेज टीचर के पास तो देने के लिए है, लेकिन वो गैटी कोई नहीं करना चाह रहा, वो गैटी कर ही नहीं ना, मेहनत कर ही ना, तो फिर फ़ायदा नहीं। इसी तरीके से अगर अल्लाह ना करे, अगर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और टीचर के पास नॉलेज नहीं है अगर प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर भी मसला है। तो वो टीचर बहुत अच्छे थे। तो वो उन्होंने ये बात भी बताई थी जो अभी मुझे याद है कि आपने जब ये लिखना है ना, देखें ये लाइन वैसी ही है, वैसी ही है ना जैसा ये लिखा हुआ है, सिर्फ फ़र्क किसका है, इस सेमीकोलन का ना। तो कहते थे कि ये लाइन टाइप नहीं कर दो, ये कॉपी कर लो, ये लाइन यहाँ से कॉपी कर दो। कॉपी करोगे वही लिखा हुआ है ना लफ्ज़, सिर्फ आखिर में इधर सेमीकोलन नहीं होता, उधर सेमीकोलन लगाया हुआ है इस तरह। क्योंकि देखें जितनी ज़्यादा टाइपिंग करेंगे ना उतनी टाइपिंग का एरर हो सकता है। इधर मैंने कुछ और लिखा, उधर कहीं और लिखा गया। तो ये एक तरीका था। तो इंशाल्लाह हमारी यही फिर बेस बनी हुई है कि आप इसको कॉपी करें, यहाँ लिखें, और सेमीकोलन लिखा हुआ है तो सेमीकोलन ख़त्म कर दें, या इसको उधर कॉपी कर दें तो आखिर में सेमीकोलन लगा दें। देख लें वैसी ही लाइन है, सेम ही लाइन है, सिर्फ वही निशान सेमीकोलन का ही फ़र्क है ना। तो ये देख लें। अब डेफिनेशन के अंदर जो पहली लाइन है उसको कहते हैं हेडर, और ये हेडर जो है ये प्रोटोटाइप के साथ ही मैच कर रही होती है। उधर सेमीकोलन लगाना होता है, इधर नहीं लगाना होता, ठीक है। अब आपको वैसे माइंड में रख लें, इंक्लूड जो है इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगते, लेकिन अब ये जो प्रोटोटाइप है, जो भी फंक्शंस हम बनाएंगे उसकी प्रोटोटाइप के आगे सेमीकोलन लगेगा, ठीक है। ये बात ज़रा जहन में आपने रखनी है। और ये अब जब वेरिएबल पैरामीटर पास करने हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ये अभी परेशान ना हो, ये आगे डिटेल में सारा हमने पढ़ना है। अगर हम कोई पैरामीटर आप पास करना चाह रहे हैं, ये आपने एक वेरिएबल बनाया मेन के ब्लॉक में, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे ना इसको ए को, तो ये एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि इसको ये एक लोकल वेरिएबल है, इसकी लाइव ज़िंदगी ये ब्रेसेस ही है, ये ब्रैकेट ही है। इस जैसे ही ये ब्रेसेस ख़त्म हुई, आपका कंट्रोल यहाँ आया तो उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, वो एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो हम ये पैरामीटर के तौर पर देंगे किस, अभी मैं ये कर नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे सपोज़ अगर ए दे देंगे ना, तो इसकी वैल्यू जो है उधर पास कर दी जाएगी और फिर जो है उसको हम रिसीव करेंगे। लेकिन ये जो है इसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं ताकि मिनिमम रख के ही जो है वो हम बात करें, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ कि आज जो हमने किया, आज का जो लेक्चर, पहला जो प्रोग्राम था बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें प्रिंटफ को हमने एग्जीक्यूट किया था फंक्शन को। अब उसके लिए हमें stdio.h लिखनी पड़ी, और stdio.h एक अलग फ़ाइल है, उसमें मुख्तलिफ़ फंक्शंस के रूल्स पड़े हुए हैं। तो वो जब उसको इंक्लूड किया जाता है वो आपकी सोर्स फाइल के साथ अटैच हो जाती है। तो कंपाइलर को सारे जितने भी इसके अंदर फंक्शंस की रूल्स लिखे हुए हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। प्रिंटफ जब चलाते हैं उसके साथ मैच किया जाता है रूल के साथ, और जब मैच कर जाता है पैरामीटर अगर चाहिए, प्रिंटफ जो है आप इस तरह नहीं लिख सकते, प्रिंटफ जो है इस तरह नहीं लिखा जा सकता कि आप पैरामीटर दे ही नहीं, क्योंकि प्रिंट का काम है स्क्रीन पर प्रिंट करना। तो आप क्या प्रिंट करा रहे हैं, कुछ बता तो रहे ही नहीं कि इसको प्रिंट करना है। तो ये इस तरह लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल उसके अंदर हेडर फाइल में मौजूद नहीं है, ये नहीं लिख सकते। क्लियर स्क्रीन को पैरामीटर देंगे तो वो एरर आता है, सिंटैक्स एरर आता है। तो अब ये रूल्स मैच करेगा, अगर रूल्स मैच कर जाते हैं, सिंटैक्स मैच कर जाता है, तो फिर एक लाइब्रेरी फ़ाइल है उसके अंदर मुख्तलिफ़ फंक्शंस पड़े हुए बने बनाए, उसमें से प्रिंटफ का जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको चला दिया जाता है। अब चैप्टर नंबर 13 में जब हम अपना फंक्शन बनाएंगे तो एक ही फ़ाइल में, यहाँ पे तो 3 फाइल है ना, एक हेडर फाइल अलग फ़ाइल है, लाइब्रेरी फाइल अलग फाइल, सोर्स फाइल अलग फ़ाइल है, लेकिन यहाँ पर सोर्स फाइल के अंदर ही तीनों चीज़ें बताएंगे। हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया, डिस्प्ले का फंक्शन नाम वो 31 कैरेक्टर्स का जो रूल्स हैं वो वैसे आप कर सकते हैं। ये मैंने प्रोटोटाइप भी इधर ही बताई, फंक्शन कॉल मैं इधर ये कर रहा हूँ, और मैंने जो इसकी कोडिंग जो है वही मेन के बाद ही लिख दी। तो ये तीनों बातें पूरी हो गई। देखें ये प्रोटोटाइप है,
इधर प्रोटोटाइप लाइब्रेरी फाइल में थी, मेरी प्रोटोटाइप इधर है। फंक्शन कॉल ये है, फंक्शन कॉल वो मेन में थी। कोडिंग अलग फाइल में थी, मैंने नीचे ही लिख दी। बातें तो पूरी हो गई ना, ठीक है। तो इसको आप इसके साथ मैच करें और ये आगे जो है फिर अगले लेक्चर में जाके इसकी सारे टॉपिक की डिटेल जो है वो हम पढ़ते रहते हैं। और फंक्शन बनाने का फ़ायदा रीयूजेबिलिटी, ये भी फ़ायदा है। और मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स फंक्शन बनाते जा रहे हैं, एंड पे वो सारे प्रोग्रामर्स की जितनी भी वर्किंग है वो अटैच कर ली जाएगी, तो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये आज का लेक्चर, इसके आप इसको देखें, थ्योरी है। तो सारे टॉपिक्स हमने आगे इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपसे दोबारा अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।